हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पहले टू रिएक्शन थ्योरी एक्सप्लेन किया, जिसमें कि मैंने ये समझाया कि आर्मेचर रिएक्शन को एक सिंगल वैल्यू या सिंगल रिएक्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, अलोंग डी एक्सिस एंड अलोंग क्यू एक्सिस। और फिर हमने बात की सेलिएंट पोल सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर की, जिसमें कि हमने वेरियस वोल्टेज ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया कि किस तरह से केवीएल इक्वेशन बनती है, किस तरह से एक्सडी यानी कि डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिफाइन होती है और डायरेक्ट एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिफाइन होती है। और फिर हमने कुछ इक्वेशंस फिगर आउट की थी। इक्वेशंस में दोबारा लिखे दे रहा हूं। हमने देखा था ईएफ डैश को लिख सकते हैं वीटी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वीटी साइन फाई प्लस आई ए एक्स क्यू का होल स्क्वायर। बस एक्सेस की जगह एक्स क्यू आ गया था सिलेंड्रिकल वाली इक्वेशन में। टेन साई एज ऑलवेज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर साई इक्वल टू डेल्टा प्लस पाई। इतनी इक्वेशंस तो वही हैं जो हमने सिलेंड्रिकल के लिए पढ़ा था, बस एक्सेस की जगह एक्स क्यू आ गया। एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आई थी ई एफ इक्वल टू ई एफ डैश प्लस आई डी एक्स डी माइनस एक्स क्यू। और मैंने बोला था यहां सारी क्वांटिटी स्केलार हैं, इसमें से कोई भी फेजर नहीं है। और मैंने बताया था आई डी होता है आई ए साइन साई और आई क्यू होता है आई ए कॉस साई। तो इतना हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेजर डायग्राम भी बनवाया था सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर का फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर। अब सेम चीज हमें करनी है लेकिन सिंक्रोनस मोटर के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं द केस ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दो फेजर डायग्राम, एक लैगिंग और एक लीडिंग। हम क्या जानते हैं, सिंक्रोनस मोटर में जनरेटर के कंपैरेटिवली करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जनरेटर करंट डिलीवर करता है, वहीं मोटर करंट एब्जॉर्ब करती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से सभी वोल्टेज ड्रॉप्स पलट जाएंगे, यानी कि जो पहले ईएमएफ में से क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही थी, अब वो क्वांटिटीज ऐड होने लगेंगी। तो एक पॉइंट लिखना, इन अ सिंक्रोनस मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed as compared to a synchronous generator, due to which all the voltage drops between EF and VT will also be reversed, will also be reversed। तो देखो, जब जनरेटर के लिए इक्वेशन लिखी थी तो कुछ ऐसी लिखी थी, VT इक्वल टू EF माइनस जे आई डी एक्स डी माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू। लास्ट वीडियो में ये इक्वेशन मैंने लिखवाई थी माइनस आई ए आर ए। अब मैं बोल रहा हूं जब आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो उसके थ्रू बनने वाले सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को रिवर्स कर दो। तो जब मैं मोटर की बात करूं तो तुम लिखोगे वीटी इक्वल टू ई एफ प्लस जे आई डी एक्स डी प्लस जे आई क्यू एक्स क्यू प्लस आई ए आर ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोटर के लिए लैगिंग पावर फैक्टर का फेजर बनाना चाह रहा हूं, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। बात समझे, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप में सभी माइनस में प्लस कर दिया। अब फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले बनाओगे एफ एफ,
उससे 90 डिग्री लीडिंग बनाओगे EF। अब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए IA को लैग करा देना कितने एंगल से, साई एंगल से, ठीक है। ये साई एंगल लैग कर गया आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट लैग करने के बाद आर्मेचर करंट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। FF के अलोंग आता है तो D एक्सिस और EMF के अलोंग आता है तो Q एक्सिस। अब लगाना शुरू करो जरा KVL इक्वेशन। पहले कर लो JIQ जे आई क्यू, जे माने प्लस 90 माने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो IQ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो किस तरफ आएगा, लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में बन गया IQ XQ। फिर प्लस JID XD, ID ये रहा, प्लस J माने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे आ जाएगा, ऊपर। ID XD। फिर प्लस IA तो IA के पैरेलल बना लो IA ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लो इस टाइप से, IA के पैरेलल बन गया। अब यहां से जो फेजर बनेगा ये होगा अपना VT, कितने एंगल पे, डेल्टा पे, और ये कितना एंगल, फाई, ठीक है। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर का फेजर आ जाता है, और ये जो लाल वाला छोटा एरो है दैट रिप्रेजेंट्स IARA, ठीक है। अब सेम वे में एक काम करो, एक बार वीडियो पॉज करो और लीडिंग पावर फैक्टर का फेजर ट्राई करो। वीडियो पॉज करके ट्राई करना, लीडिंग पावर फैक्टर मोटर के लिए ही बनाना है, ठीक है। अब देखो, जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो लोग आंसर देखना चाहते हैं, हम फेजर की बात करते हैं, वहीं से शुरू करेंगे सेम तरह से। पहले मैंने बना लिया भाई FF, फिर मैंने 90 डिग्री पे बना लिया EF। अब IA को जो है लैगिंग ना लेके लीडिंग ले लेना। ये IA हो गया कितने एंगल पे, साई पे। तो EMF के पैरेलल IQ, FF के पैरेलल ID। अब वोल्टेज ड्रॉप लेना शुरू करो। सबसे पहले JIQ XQ, तो JIQ XQ इस तरफ आएगा। मैंने क्या किया है, IQ वाले फेजर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब JID XD, ID लेफ्ट में है, ये मान लो ये फेजर का टिप है, लेफ्ट में है, J माने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे आ जाएगा, डाउनवर्ड्स। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, डाउनवर्ड्स। फिर प्लस IARA, प्लस IARA, IA के सेम फेज में आएगा, ये हो गया IARA। अब यहां से बन गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया VT। VT EMF से डेल्टा एंगल लीड कर रहा है और करंट VT से फाई एंगल लीड कर रहा है। तो ये बन गया फॉर द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। जस्ट KVL की इक्वेशन के हिसाब से बना देना है, और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंसेस आ गए कि जो करंट के डायरेक्शन रिवर्स होने से सारे वोल्टेज ड्रॉप रिवर्स हो गए, तो जो टर्म पहले ऐड हो रही थी वो सब्ट्रैक्ट होने लगी, या जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो ऐड होने लगी। और फिर हमने देखा लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो बस ये ध्यान रखो, अगर कभी फेजर बनाना भी पड़े तो जो I इंटू एक्स का एक ड्रॉप होता था सिलेंड्रिकल में, वो यहां दो ड्रॉप्स में बांट दिया गया है, ID XD और IQ XQ। फेजर डायग्राम इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ये इक्वेशन लिखने के बाद तुम बना नहीं पाओ,
लेकिन देखो मेरा काम यहां पे क्या है कि क्वेश्चन ऑल्टरनेटर का आए या मोटर का आए, मुझे रटना कम से कम पड़े। मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप लोग इतना ज्यादा रट करके जाओ कि वहां बैठ करके एग्जाम में बैठ करके ये सोच रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कौन सा याद रखने को बोला था और अब उसे अप्लाई कैसे करें। तो जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल मोटर में किया था या सिलेंड्रिकल रोटर के लिए किया था कि जनरेटर मोटर का सेम फॉर्मूले से काम चल गया था, सेम चीज मैं यहां कहने वाला हूं कि यही याद रखना है जितना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सिर्फ इतना एग्जाम के लिए याद करना है, ठीक है? ये याद करना है। अब बात है भाई जनरेटर मोटर दोनों में कैसे चलाएंगे, तो ये क्वेश्चन आता है। देखो जैसे जनरेटर और एक अपना मोटर है, जैसा सिलेंड्रिकल रोटर में किया था 50 एम्पियर 0.8 लैग और मान लो 50 एम्पियर 0.8 लीड। तो इक्वेशन इतनी ही याद रखो, जनरेटर में अगर करंट 50 एम्पियर है तो 50 एम्पियर ही डालना, मोटर में 50 एम्पियर है तो नेगेटिव करके डालना क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। ये इक्वेशन लैगिंग के लिए डिराइव की गई थी, तो लैगिंग के लिए फाई रख दोगे 36.86, लेकिन लीडिंग के लिए जब इक्वेशन लैगिंग की है तो लीडिंग के लिए नेगेटिव डाल दोगे। बस इतना करना, ठीक है? कि जनरेटर के लिए करंट पॉजिटिव रखा जाएगा, मोटर के लिए नेगेटिव, लैगिंग के लिए फाई पॉजिटिव और लीडिंग के लिए फाई नेगेटिव। इतनी बात याद रखना, इन्हीं इक्वेशन से तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अगर tan साई से साई पॉजिटिव आए या साई नेगेटिव आए, जब आईडी और आईक्यू निकालोगे तब साई विद साइन पुट किया जाएगा। तो इसमें लिखना while computing id and iq place ia and psi along with their sign। माने मोटर में अगर -50 लिख रहे हो करंट, तो इस इक्वेशन में यहां आईडी में आईए को -50 ही डालोगे, -50 और यहां भी -50, ठीक है? ऐसा मत सोचना ये मैग्नीट्यूड है, यहां विद साइन डालना, -50 तो -50, +50 तो +50, और साई जो ऊपर से निकल के आया है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव पुट करना, किसी भी टर्म का साइन इग्नोर नहीं करोगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना। In these expression, do not ignore the sign of any term, the sign of any term। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन लिखना, an alternator has a direct axis synchronous reactance of 0.8 pu and quadrature axis synchronous reactance of 0.5 pu। Determine the per unit open circuit voltage at full load 0.8 power factor lag। Per unit open circuit voltage at full load 0.8 power factor lag, neglect saturation। ठीक है? तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। फुल लोड दिया है, माने आईए को लेना है 1 pu, पावर फैक्टर है 0.8 लैग, और मशीन है ऑल्टरनेटर। फिर अगली चीज हमें बताइए कि XD है 0.8 pu और XQ है 0.6 pu। अब पूछा है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि ईएमएफ पूछा जा रहा है। अगर ईएमएफ पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ईएफ डैश निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन लगा रहा हूं, VT cos फाई, VT भी 1 ले लो, रेटेड वोल्टेज cos फाई 0.8 प्लस IA RA
RA अगर नहीं दिया तो 0 मान लो VT sin फाई। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर है तो फाई पॉजिटिव ही डलेगा। ठीक है, फाई को नेगेटिव मत डाल देना। तो अगर cos फाई 0.8 है तो sin फाई 0.6 होगा, प्लस IA एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से EF डैश आ जाएगा तुम्हारा 1.36। अब tan साई निकाल लो। tan साई होगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो साई हो गया tan इनवर्स 1.2 बाय 0.8, 3/2। अब साई डेल्टा को लिख सकते हो साई माइनस फाई, क्योंकि साई इक्वल टू डेल प्लस फाई, tan इनवर्स 3/2 और फाई 36.86। ठीक है, तो यहां से डेल्टा आता है 17.1 डिग्री, और ये जो साई की वैल्यू है, ये साई की वैल्यू आती है 53.96। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल गई। EF डैश के बाद EF निकालने के लिए पहले ID चाहिए, ये होता है IA साइन साई। मैंने बोला विद साइन डालना, जनरेटर है तो IA पॉजिटिव और साई तो पॉजिटिव आया ही है 53.96। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है और बेस 2 है, मैं ये कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। समझ गए? तो इसमें क्या है ना कि तुम्हें एंगल की जरूरत भी नहीं है, कैल्सी की जरूरत ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर 3 और बेस 2, तो मैंने क्या किया P/H। अब इससे क्या हुआ, EF जब निकालोगे तो EF डैश प्लस ID, अब ये इक्वेशन स्केलार होती है, कोई फेजर नहीं है, XD माइनस एक्स क्यू 0.8 माइनस 0.6, तो ये आ जाता है 1.60 P। ठीक है, ये जो लास्ट इक्वेशन लगाते हो इसके अंदर सभी क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड डलेगा और यहां से आ जाएगा EMF। ठीक है, तो इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हर क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो जैसे देखो सिलेंड्रिकल रोटर भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले यही पढ़ा था ना, सर्किट डायग्राम, EMF इक्वेशन, यही सब चीजें थी, तो यही हमने यहां पढ़ लिया है। और इवन जो तुमने EMF इक्वेशन पढ़ी थी 4.44 FN फाई इंटू KW, वो तो सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल दोनों में ही चलती है। डिफरेंस वहां से आना शुरू होता है जहां से सर्किट की बात आती है, और सर्किट की बात आई थी जब हमने फेजर डायग्राम पढ़ा था। तो क्या क्या चीजें डिफरेंट हो गई, फेजर डायग्राम बदल चुका है सेलिएंट पोल में, और केवीएल की इक्वेशन बदल चुकी है। सर्किट का अगला यूज हमने किया था जब हमने पावर डिराइव की थी। वोल्टेज रेगुलेशन में देखो कोई चेंज नहीं है, कोई वोल्टेज रेगुलेशन निकलवाता है EF माइनस VT अपॉन रेटेड वोल्टेज, यही वोल्टेज रेगुलेशन होती है। बस ये है कि EMF निकालने का तरीका बदल गया, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। तो चाहे तो ऐसे लिख लो, इन सेलिएंट पोल द इक्वेशन ऑफ EMF in terms of flux frequency remains same। अगला, the expression for voltage regulation also remains same। चेंजेस वहां आएंगे जहां सर्किट की बात आएगी, तो केवीएल वाली इक्वेशन हम बदल चुके हैं। सर्किट से अगली इक्वेशन हमने डिराइव की थी पावर एंगल इक्वेशन, तो वही इक्वेशन सेलिएंट पोल के लिए भी डिराइव कर रहे हैं, दैट इज पावर एंगल इक्वेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, द पावर एंगल इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल रोटर is derived on the basis of its equivalent circuit and hence it does not remain same for salient pole machine। सेम नहीं रह सकती सेलिएंट पोल के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट से आई थी और इक्विवेलेंट सर्किट यहां पे बदल गया। लेकिन सेलिएंट पोल का कभी सर्किट नहीं बनाते, उसको इक्वेशन की टर्म्स में ही लेकर के चला जाता है। अब देखो, जब पावर एंगल इक्वेशन डिराइव की थी सिलेंड्रिकल रोटर के लिए,
तब वहां पे हमने किया था पहले ZS वाला फॉर्मूला यूज, फिर बोला था अगर RA को इग्नोर कर दें तो ZS में सिर्फ XS बचता है, जहां बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाल लिया था EF VT बाय XS साइन डेल्टा। सेलिएंट पोल में भी जो पावर डिराइव करेंगे वो डायरेक्टली RA को इग्नोर करके ही करेंगे, क्योंकि विद RA पावर निकालना टिपिकल है। तो एक पॉइंट लिखो, while deriving the power angle equation of salient pole machine, we ignore the value of armature resistance as it is very small, as it is very small. अब फेजर डायग्राम बना लेते हैं, फिर पावर डिराइव करेंगे, क्योंकि यहां अपने पास सर्किट नहीं है ना, तो डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो ऑल्टरनेटर का केस ले लेता हूं, इक्वेशन तो ऑल्टरनेटर मोटर दोनों में सेम आती है, तो यहां तक तो फेजर सभी लोग बना लेते हो ना, FF EF IA। फिर क्या करते हैं बताओ, IA को दो पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, एक ID और एक IQ। फिर EMF में ऐड होता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट होता है JIQ XQ। सब्ट्रैक्ट होता है ना तो माइनस जे माने 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर सब्ट्रैक्ट होता है -JID/XD, माइनस जे का मतलब डाउनवर्ड्स, तो ID/XD। RA तो इग्नोर्ड है, ये बन गया VT, ये एंगल डेल्टा और ये एंगल फाई। अब मैं कहता हूं अगर मुझे रियल पावर डिराइव करनी है तो रियल पावर के लिए वोल्टेज और करंट का सेम फेज में होना जरूरी है, तभी रियल पावर डिराइव हो सकती है। तो एक पॉइंट ये लिखो, टू डिराइव रियल पावर एक्सप्रेशन इन सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर द वोल्टेज एंड करंट should be in the same phase, so we consider component of voltage that lies in same phase with the current, in same phase with the current। अब देखो करंट अपने पास दो हैं, एक IQ और एक ID, तो मैं कहता हूं रियल पावर क्या होगी, IQ, वोल्टेज का कंपोनेंट IQ के फेज में लेना जरा, यानी वर्टिकल, क्या लिखोगे, VT cos डेल्टा प्लस ID, वोल्टेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VT sin डेल्टा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी सिलेंड्रिकल रोटर में बताया था, पावर एंगल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि पावर में करंट ना आए, यानी कि मुझे इस इक्वेशन में से कैसे भी IQ और ID को एलिमिनेट करना है। अगर ऐसा मैंने कर दिया देन वी कैन डिराइव पावर एंगल इक्वेशन। अब उसके लिए क्या करोगे, देखो फेजर डायग्राम से लिखना, EF क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट देखो वोल्टेज का VT cos डेल्टा प्लस ID XD, यहां से ID निकल सकता है EF माइनस VT cos डेल्टा ओवर XD। ठीक है, मैंने सिर्फ फेजर लिया है, VT का वर्टिकल कंपोनेंट है VT cos डेल्टा, उसमें ID XD जोड़ दें तो क्या बन जाता है, EMF। अब वोल्टेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो VT sin डेल्टा, यही होगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना, और ये किसके बराबर होगा, IQ XQ के, तो यहां से IQ मिल गया हमें। तो देखो मैंने दोनों करंट वोल्टेज की टर्म्स में डिराइव कर लिए, ताकि जो मेरी पावर आएगी वो सिर्फ किस में आए, वोल्टेज में। अब ये दोनों ही वैल्यूज पावर के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, IQ की जगह लिखो VT sin डेल्टा बाय XQ इंटू VT cos डेल्टा, ID की जगह EF माइनस VT cos डेल्टा बाय XD इंटू VT sin डेल्टा। ठीक है, ये बन गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। पावर में जो पहली टर्म आ रही है
वो VT स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा आ रही है। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको साइन 2 डेल्टा कर देता हूं। साइन 2 डेल्टा क्या होता है, 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, 2 से 2 कटेगा, ये बन जाएगा साइन डेल्टा कॉस डेल्टा। ठीक है, दूसरी टर्म EF VT बाय XD साइन डेल्टा, EF VT बाय XD साइन डेल्टा। तीसरी टर्म VT स्क्वायर बाय XD, अगेन देखो कॉस डेल्टा साइन डेल्टा बन रहा है, तो इसको ऐसे कर दो, साइन 2 डेल्टा। अब देखो ये टर्म अलग ले आओ, EF VT बाय XD साइन डेल्टा, फिर VT स्क्वायर बाय 2 1 बाय एक्स क्यू माइनस 1 बाय XD साइन 2 डेल्टा। ठीक है, अब ये जो पहली टर्म है, ऐसी ही टर्म्स सिलेंड्रिकल रोटर में भी आती थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। बस नीचे एक्सेस ही तो आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। माने कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से पावर जनरेट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। लेकिन ये सेकंड टर्म जो आ रही है, इसमें दोनों रिएक्टेंसेस का डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। देखो एक चीज सोचो, सिलेंड्रिकल रोटर में एयर गैप यूनिफॉर्म था, एयर गैप यूनिफॉर्म था तो हर जगह रिलक्टेंस बराबर थी, तो हर जगह रिएक्टेंस भी बराबर थी। अगर रिएक्टेंस डी एक्सिस और क्यू एक्सिस की बराबर होती तो ये टर्म हो जाती जीरो। इसका मतलब सिलेंड्रिकल रोटर में रिलक्टेंस पावर जनरेट ही नहीं होती, रिलक्टेंस पावर जीरो रहती है। सिर्फ कौन सी पावर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना, इन सिलेंड्रिकल रोटर द एयर गैप इज यूनिफॉर्म ड्यू टू विच reluctance is uniform along the rotor periphery and hence XD is equal to XQ, so there is no reluctance power and only electromagnetic power exists. अगला पॉइंट, electromagnetic power is generated due to interaction of stator and rotor magnetic field, whereas reluctance power is generated due to non-uniform reluctance across the rotor periphery. तो अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, पावर को स्पीड से डिवाइड कर दोगे और 3 फेज के लिए लगा दोगे 3। रिलक्टेंस टॉर्क अगर कोई पूछे तो रिलक्टेंस वाली जो पावर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड कर देना और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसा मैंने शुरू में बताया भी था कि दो तरह के टॉर्क होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिलक्टेंस टॉर्क। तो रिलक्टेंस टॉर्क कहां से आता है, रिलक्टेंस पावर से आता है। एक पॉइंट और लिखो, द पावर इक्वेशन डिराइव्ड इज द पावर ऑफ सिंगल फेज वेयर EF and VT are per phase voltages, and in order to obtain 3-phase power we need to multiply power expression by a factor of 3। ठीक है, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 फेज की पावर बन सकती है। तो ये टॉर्क के एक्सप्रेशन और लिख लेना कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिलक्टेंस टॉर्क। अब देखो अगर पावर का ग्राफ यहां बनाया जाए तो एक पावर है साइन डेल्टा, 180 तक बना लो। ठीक है, ये कौन सी पावर है अपनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर।
फिर एक है साइन 2 डेल्टा, साइन 2 डेल्टा की 2 हाफ साइकिल आ जाएंगी। इन दोनों के सम से बनेगी टोटल पावर। तो देखो जब पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो पावर ज्यादा जाएगी, पॉजिटिव में 0 ऐड होगा तो सेम वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव होगा तो वैल्यू नीचे चली जाएगी। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो देखो मैक्सिमम पावर जो है दैट ऑकर्स एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो सेलिएंट पोल में मैक्सिमम पावर लेस देन 90 डिग्री पे आ जाती है। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, इन सेलिएंट पोल मशीन maximum power occurs at a power angle less than 90 degree, less than 90 degree। ठीक है, अगला पॉइंट, the maximum power of salient pole machine is more than cylindrical rotor machine, क्योंकि उसमें और कौन सी पावर एडिशनल मिल रही है, रिलक्टेंस पावर, is more than cylindrical rotor machine, so salient pole machine is more stable as compared to cylindrical rotor। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि मैक्सिमम पावर पे हमारा सिस्टम बन जाता है मार्जिनली स्टेबल। तो स्टेबिलिटी लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम पावर होती है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी लिमिट भी ज्यादा, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगी कौन सी मशीन, सेलिएंट पोल मशीन एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर। बात क्लियर हुई? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैक्सिमम पावर कितने एंगल पे मिल रही है, ये मुझे निकालना है। अभी तो मैंने बोला 90 से कम पे मिल रही है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट थोड़ी ना बताया कितने एंगल पे आती है। तो पावर को मैक्सिमाइज करने का सिंपलेस्ट मैथमेटिकल तरीका कि पावर का डेरिवेटिव डेल्टा के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए 0। ठीक है, सिंपल यही तरीका हो सकता है। तो हम कहते हैं फॉर मैक्सिमम पावर dp by d डेल्टा मस्ट बी 0। ठीक है ना, करना जरा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, EF VT by XD cos डेल्टा, साइन 2 डेल्टा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2 डेल्टा, तो 2 से नीचे वाला 2 तो कट ही गया भाई। अब यहां हम फंस गए, एक cos डेल्टा है एक cos 2 डेल्टा है, इस इक्वेशन को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि जो cos 2 डेल्टा है इसको 2 cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 1 लिख लेते हैं। बात समझ आ रही है, cos 2 डेल्टा को हमने ओपन कर लिया, 2 cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 1। ये बात समझे, अगर इसको 2 cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 1 लिखोगे तो ये टर्म आ गई 2 cos स्क्वायर डेल्टा वाली, और माइनस 1 वाली ये आ गई। अब ये बेसिकली बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी टर्म्स में, cos डेल्टा की टर्म्स में। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी तो क्या करोगे, पहले ही EF VT XD XQ ये सारी वैल्यूज डाल देना, तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। तो मैं कहता हूं रूट्स के लिए cos डेल्टा कितना होगा, देखें जरा, माइनस बी माइनस EF VT बाय XD प्लस, मैं दूसरा बीच में माइनस क्यों नहीं ले रहा, cos डेल्टा नेगेटिव आने का मतलब है डेल्टा ग्रेटर देन 90, और अभी हमने देखा है डेल्टा लेस देन 90 पे मैक्सिमम पावर आती है। तो मैक्सिमम पावर अगर डेल्टा लेस देन 90 पे आती है तो cos डेल्टा मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए बीच में हमने लिया है प्लस का साइन, फिर बी स्क्वायर EF VT बाय XD का स्क्वायर माइनस 4AC, 4AC हो गया 8 माइनस माइनस प्लस VT की पावर 4
1/x³ माइनस 1/xd का स्क्वायर, यही बनेगा, अपॉन 2a, 2a हुआ 4vt स्क्वायर 1/x³ माइनस 1/xd। इसको अगर इतना ही छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, a आएगा ना, सॉरी नीचे 2 आएगा, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a, अपॉन 2a आता है, सेकेंड अपॉन में 2a। हाँ, अब क्या करो, इसको इससे पूरा डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड अगर करोगे तो क्या बचेगा, माइनस EF बाय VT, ठीक है, माइनस EF बाय VT XD, ठीक है, VT स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, अंदर जाके VT की पावर 4 बन जाएगा, EF बाय VT XD स्क्वायर प्लस 8, 4 भी नीचे अगर ले लो तो बाय 4, तो बाय 2, सॉरी 4 का अंदर 16 जाएगा तो नीचे में 4 जाएगा, बाय 4, और ये हो जाएगा 1/2 1/x³ माइनस 1/xd होल स्क्वायर अपॉन 1/x³ माइनस 1/xd। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना सिंपल रखो अपना मेथड कि पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल टर्म्स में ले आएंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और बाद में कॉस डेल्टा निकाल लेंगे, कॉस डेल्टा आने के बाद आ गया हमारे पास डेल्टा, ठीक है। तो यहां मैक्सिमम पावर का एंगल डिराइव करना इतना इजी नहीं है, सिलेंड्रिकल रोटर की तरह यहां क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। अब देखो सिलेंड्रिकल सॉरी सेलिएंट पोल के लिए हम क्या क्या डिराइव कर चुके हैं, केवीएल इक्वेशन फेजर डायग्राम से, और इसके अलावा क्या डिराइव कर लिया, पावर एंगल इक्वेशन। अब लेकिन ये सारी कैलकुलेशंस इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमें ये मालूम हो कि क्या वैल्यूज होंगी XD और XQ की। तो नेक्स्ट हेडिंग यही डाल लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ XD एंड XQ, कि XD और XQ को कैसे निकाला जाएगा अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिलेंड्रिकल रोटर में हमने ZS निकाला था ना EMF मेथड से, EMF मेथड में हमने क्या किया था, VOC और ISC को डिवाइड करके ZS निकाला था, और ZS से हमने फिर निकाला था XS। सेम वे में मैं जानना चाहता हूं XD और XQ कैसे निकलेगा। इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्लिप टेस्ट। अब देखो स्लिप टेस्ट में क्या होता है, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा होता है, और फील्ड वाइंडिंग से कपल्ड होता है अपना प्राइम मूवर। फिर आती है अपने पास आर्मेचर वाइंडिंग, ज्यादातर आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है, मैंने एडवांटेजेस भी बताए थे, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग हो गई अपनी स्टार कनेक्टेड, यहां पे एक एमीटर लगता है, यहां पे एक वोल्टमीटर लगता है, और एक 3 फेज की सप्लाई जुड़ती है, ठीक है। यहां पे 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, यानी देखो ना तो इसे कंप्लीटली मोटर कह सकते ना ही कंप्लीटली जनरेटर कह सकते, हमने 3 फेज की सप्लाई भी लगाई है और हमने प्राइम मूवर भी जोड़ा हुआ है, ठीक है।
और फील्ड वाइंडिंग को ओपन रखा गया है, उसके अक्रॉस सिर्फ क्या कनेक्ट किया गया है, वोल्ट मीटर, यानी यहां कोई डीसी सप्लाई नहीं लगाई है। अब इसमें एक पॉइंट लिखो, इन दिस टेस्ट द फील्ड वाइंडिंग is kept open and the rotor is driven by means of a prime mover at a speed slightly less or slightly greater than synchronous speed। इसीलिए यहां स्लिप की बात आ रही है, क्योंकि यही चीज इंडक्शन मशीन में भी होती है कि रोटर एनएस पे नहीं घूमता, एनएस से कम में घूमता है मोटर में और एनएस से ज्यादा पे घूमता है जनरेटर में। तो इसीलिए वहां पे किसकी बात आती है, स्लिप की। इसीलिए हम इस टेस्ट को बोल रहे हैं स्लिप टेस्ट। बात क्लियर है? तो रोटर को प्राइम मूवर से घुमा रहे हो एनएस से ज्यादा या कम पे। अगला पॉइंट, अ थ्री फेज बैलेंस सप्लाई whose voltage is less than the rated voltage of the machine is applied at the stator terminal। ठीक है, तो ये जो बैलेंस सप्लाई है इसकी वैल्यू रेटेड से कम होती है। अब आगे देखो क्या होगा, अगला पॉइंट, when the three phase armature winding carries three phase current it produces a rotating magnetic field that rotates at synchronous speed। ठीक है, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो कितनी स्पीड पे घूमेगी, ns पे। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी ns पे घूम रही है, रोटर की स्पीड ns के बराबर नहीं है। अगला पॉइंट लिखना, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज n minus ns, is n minus ns। ये रोटर प्राइम मूवर की मदद से घूम रहा है n आरपीएम पे। इतनी होगी रिलेटिव स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ n is close to ns then the relative speed between the rotor and the stator magnetic field is small। relative speed between the rotor and the stator magnetic field is small। अब ये जो रिलेटिव स्पीड होती है इसी के अनुसार फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होती है किसी भी वाइंडिंग में। जैसे देखो, अगर रिलेटिव स्पीड 0 है तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगी दैट विल बी डीसी। रिलेटिव स्पीड अगर 1500 आरपीएम है तो इसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बनती है। जैसे एक एग्जांपल लो, जनरेटर में हमने क्या बोला था कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ साथ घूम रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर के कंडक्टर को काटती है तो उसमें एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है उसका मैंने तरीका क्या बताया था, F इक्वल टू पी एन एस बाई 120। अब ये ns एक्चुअल में क्या था, ये थी स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर। खुद सोच के देखो, आर्मेचर का कंडक्टर हमेशा से स्टेशनरी था और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ साथ ns पे घूम रही थी। तो रोटर के साथ साथ जब ns पे घूम रही थी तो स्टेटर में कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही थी, पी एन एस बाय 120। इतनी फ्रीक्वेंसी स्टेटर में बनी। अब केस उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर बना रहा है और वोल्टेज किस में इंड्यूस होने वाली है, रोटर में। रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इन रोटर इज पी एन रिलेटिव बाय 120। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो जाएगी रोटर में। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ये अपना रोटर है, ये अपना रोटर है,
ये घूम रहा है n से, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ns से। तो जब दोनों अलग अलग स्पीड से घूमते हैं तो रोटर पे खड़े होके अगर देखोगे तो उसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी थोड़ी ना होगी, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी रोटेटिंग। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड कभी तो डी एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और कभी वो लाई करेगी क्यू एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो इसमें लिखना, सिंस द रोटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट रोटेट एट द सेम स्पीड, द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव relative motion with respect to the rotor. So magnetic field will lie along d axis at some instant of time and it will lie along q axis at other instant of time. अब कॉइल देखो ऐसे वाउंड है, ऐसे गोल गोल वाउंड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाई कर रही है यानी डी एक्सिस पे लाई कर रही है, नहीं तो ऐसे सोच लो, कॉइल ऐसे वाउंड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे काट रही है यानी कॉइल का प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे काट रही है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो यही लिखना, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग डी एक्सिस देन मैक्सिमम फ्लक्स passes through the rotor conductor and hence EMF induced in the rotor is 0। सीधी सी बात सोचो, जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगी, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का शिफ्ट होता है। ठीक है, यानी अगर एक साइन है तो दूसरा कोसाइन है। अगला पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग q axis then flux through the field winding is 0 and hence EMF is maximum। hence EMF is maximum। देखो कॉइल ऐसे वाउंड है यानी कॉइल का प्लेन ऐसे है, जब ऐसे वाउंड कर रहे हो ना तो कॉइल का प्लेन ऐसे है और ये हमारी डी एक्सिस है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल पैरेलल आ गए तो फ्लक्स तो 0 रहेगा, फ्लक्स अगर 0 रहेगा तो ईएमएफ बनेगा मैक्सिमम। दोबारा समझो, ये डी एक्सिस है लेकिन कॉइल कैसे वाउंड करोगे, इस टाइप से, यानी प्लेन ऐसा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डी पे होगी तो मैक्सिमम फ्लक्स, और जब क्यू पे होगी तो 0 फ्लक्स। ठीक है, यही चीज हम लोग बोल रहे हैं। ये अब डायग्राम ड्रॉ कर लेना। तो देखो अब हमें यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो वो रोटर में ईएमएफ बनाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हम जान चुके हैं P इंटू एन रिलेटिव बाय 120, और ये भी जान चुके हैं कि ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्यू एक्सिस पे हो और ईएमएफ 0 तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड डी एक्सिस पे हो। अब अगला पॉइंट लिखना, द आर्मेचर एमएमएफ when lies along d axis it is offered minimum reluctance, it is offered minimum reluctance, so the current drawn from the balance supply is minimum। अब देखो मैंने ये क्यों बोला, अब if FAR lies along d axis तो रिलक्टेंस इज मिनिमम। हम क्या जानते हैं, FAR होता है फाई इंटू रिलक्टेंस, तो FAR इज मिनिमम। FAR का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इंटू IA, तो हम ये कह सकते हैं IA इज मिनिमम। यही चीज मैंने बोली है। सेम वे में अगर FAR क्यू एक्सिस पे आता है, अगर FAR क्यू एक्सिस पे आता है तो वहां मैक्सिमम एयर गैप है, मैक्सिमम रिलक्टेंस है, तो वहां FAR भी मैक्सिमम होगा और आर्मेचर करंट भी मैक्सिमम होगा। तो अगला पॉइंट ये लिखो, इफ आर्मेचर MMF lies along Q axis then maximum reluctance and maximum air gap
are offered to armature MMF, due to which the current drawn from three-phase balance supply is also maximum. तो हम बोल रहे हैं if FAR lies along Q axis, S is maximum. अब FAR होता है phi into reluctance, तो FAR is maximum, ठीक है। और FAR को लिख सकते हो NPH into IA, तो IA is maximum, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये जो सप्लाई है ये तो एक बैलेंस सप्लाई है, एक कांस्टेंट वोल्टेज लगा रखी है, मतलब साइन ओमेगा टी ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब यहां से जब करंट ड्रॉ होगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। कहने का मतलब इस रीजन के अंदर एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बीच में आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप। तो जब तुम ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और जब तुम कम करंट ड्रॉ करोगे तो कम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, व्हेन आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम द वोल्टेज ड्रॉप इन द लीड्स is also maximum, so minimum voltage appears across voltmeter. Similarly, when armature current is minimum, the voltage drop is also minimum and maximum voltage appears across voltmeter, अब यही सब डेटा को देखते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम यहां 3 क्वांटिटीज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां बनाते हैं फील्ड वोल्टेज। फील्ड वोल्टेज का मैंने बताया था अभी, फ्रीक्वेंसी जो होगा ये होगा ना, तो ये काफी स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो इसका टाइम पीरियड लार्ज आएगा, इस टाइप से, ठीक है। इसमें भी मैंने तुम्हें ये बताया था, जब आर्मेचर एमएमएफ डी एक्सिस पे लाई करेगा तो फील्ड वाइंडिंग में जीरो वोल्टेज होगी। तो जीरो वोल्टेज का मतलब क्या है? डी एक्सिस। और मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या है? क्यू एक्सिस। एक बार पढ़ो, अभी जब मैंने रोटर ड्रॉ करके दिखाया था तब मैंने बोला था एफएआर अगर डी एक्सिस पे लाई करे तो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज जीरो, एफएआर अगर क्यू एक्सिस पे लाई करे तो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से हमें डी और क्यू एक्सिस मिल जाते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, बाय ऑब्जर्विंग द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग वी कैन आइडेंटिफाई डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। अगला ग्राफ हमें बनाना होता है आर्मेचर करंट का। अभी मैंने बोला कि डी एक्सिस पे जब आर्मेचर एमएमएफ लाई करता है तो आर्मेचर करंट मिनिमम होता है, क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम। तीसरा हम बनाते हैं आर्मेचर वोल्टेज का। आर्मेचर वोल्टेज, अभी हमने बोला कि ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी मिनिमम होगा, तो इसकी रीडिंग मैक्सिमम आती है। और जब करंट मैक्सिमम तो इसकी रीडिंग मिनिमम आती है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप बहुत छोटा होता है, इस वजह से रीडिंग में ना फ्लक्चुएशन बहुत कम कम होता है, ना के बराबर फ्लक्चुएशन होता है।
बट होता जरूर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये डॉटेड क्यों बना रहा हूं। देखो ये चीज समझो, अगर मैं यहां 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगा रहा हूं तो 50 हर्ट्ज क्या है, पी एन एस बाय 120। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज मच स्मॉलर देन 50 हर्ट्ज। तो स्टेटर पे जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगा रखी है तो वहां जो वोल्टेज और करंट है उनकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 50 हर्ट्ज। तो इसमें लिखना द वोल्टेज एंड करंट in armature winding have a frequency of 50 hertz which is much higher than the frequency of the voltage induced across the field winding। तो ये सिर्फ एनवलप बता रहा है करंट और वोल्टेज का। तो एक्चुअल में इसके अंदर जो करंट और वोल्टेज हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी से, 50 हर्ट्ज से। और ये एनवलप की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। करंट के अंदर ये एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है, वोल्टेज के अंदर एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन कम आता है। अब हमें करना क्या है, जैसे ईएमएफ मेथड में हमने किया था कि वोल्टेज और करंट के रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इंपीडेंस या रिएक्टेंस। तो डी एक्सिस पे अगर देखोगे तो करंट तो कम है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम है। तो V मैक्स अपॉन आई मिन, इसका मतलब है यहां RA इग्नोर्ड है, ठीक है, वरना Z आना चाहिए था ना। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्टेंस निकाल रहा हूं इसका मतलब रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है। अब Q एक्सिस पे देखो, करंट मैक्सिमम आ रहा है लेकिन वोल्टेज कम हो गई, तो V min बाय I मैक्स। तुम्हें याद बस यही फॉर्मूले करने हैं XD और XQ के। बस इस फॉर्मूले के नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, द वोल्टेज एंड द करंट इन दीज एक्सप्रेशन आर पर फेज, आर पर फेज, ठीक है, लाइन वैल्यूज मत डाल देना। अब इसमें लिखना, प्रैक्टिकली दिस टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन XD and XQ, but we only compute their ratio because if there is any error, then in the ratio that error will get cancelled, then in the ratio that error will get cancelled। अगर सिर्फ रेशो निकालोगे तो वैल्यूज कैसे निकालोगे, अगला पॉइंट लिखना, then OCC and SCC are used to obtain the value of XD, are used to obtain the value of XD। जैसे EMF मेथड था, EMF मेथड में वहां एक्सेस निकाल रहे थे, यहां निकलता है XD। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर फेजर की भी बात करें तो शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट जो होता है ना वो 90 डिग्री लैग करता है शॉर्ट सर्किट में। अगर 90 डिग्री लैग करता है तो किस एक्सिस पे लाई कर जाता है, डी एक्सिस पे। इसीलिए अगर VOC और ISC का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा, XD। तो एक पॉइंट और लिख लेना, व्हेन आर्मेचर टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड करंट लैग्स बिहाइंड द EMF by 90 degree and so the current lies along D axis, so the current lies along D axis, and when we take the ratio of open circuit voltage and short circuit current we obtain XD। इसीलिए देखो जब कभी फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हो पावर सिस्टम में तो वहां XD की ही बात करते हो क्योंकि शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट D एक्सिस पे लाई करता है। तो XD को निकाल सकते हो VOC और ISC से, और उसका रेशो यहां से XD और XQ का रेशो और XD की वैल्यू से क्या मिल जाएगा, XQ। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ना तो 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, वो तुम्हें ये रीडिंग्स दे देगा V max, I max, V min, I min, और इसके बाद तुमसे पूछ लेगा XD और XQ। याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका, XD बड़ा आता है XQ से, तो बड़ी वैल्यू के लिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, छोटी वैल्यू के लिए न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे करके याद कर सकते हो।
और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो XD और XQ का। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए सेलिएंट पोल मशीन के लिए। क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए? एक तो जो मैंने सिलेंड्रिकल की तरह EMF की इक्वेशन लिखवाई है, एक पावर एंगल इक्वेशन मोटर जनरेटर दोनों के लिए सेम है, और तीसरी ये XD और XQ की वैल्यू। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, इफ अ सेलिएंट पोल मशीन is connected to infinite bus bar through a reactance X, then current in that reactance is IA। सीधी सी बात है, अगर ऑल्टरनेटर है, मान लो वो करंट IA डिलीवर कर रहा है, तो सीरीज में जो रिएक्टेंस X लगी है उसमें भी कितना करंट जाएगा? IA। सिंस, आगे लिखना, सिंस IA कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू ID एंड IQ। IA को क्या लिख सकते हो? ID प्लस IQ। सो वी कैन हैव टू वोल्टेजेस, ID इंटू X एंड IQ इंटू X। IA इंटू X को एक वोल्टेज ना मान के दो वोल्टेज में तोड़ लो, ID इंटू X और IQ इंटू X। जैसे लीकेज को तोड़ा था, लीकेज में क्या किया था याद करो, पिछले वीडियो में IA इंटू XAL को मैंने लिख लिया था ID इंटू XAL और IQ इंटू XAL। Hence this reactance X will get added to XD as well as XQ। छोटी सी बात सोचो, जैसे XAL था, जब उसमें ID और IQ में तोड़ लिया था तो XAL XAD में भी ऐड हो गया था और XAQ में भी ऐड हो गया था। सेम चीज अब मैं बोल रहा हूं, अगर कभी कोई सीरीज में रिएक्टेंस X दिखे तो तुम क्या करोगे? उसको XD में भी ऐड करोगे और XQ में भी। तो कहना यह है, देखो, सीरीज रिएक्टेंस, तो इससे जो XD इफेक्टिव है ये होगा XD प्लस X, और जो XQ इफेक्टिव है ये होगा XQ प्लस X। ठीक है, तो जो भी सीरीज रिएक्टेंस है वो दोनों में ही ऐड कर दी जाएगी। ये बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ना, या ये कॉन्सेप्ट पावर वगैरह निकालने में काम आ जाता है कि कई बार जनरेटर डायरेक्टली बस से नहीं जुड़ता, बीच में एक रिएक्टेंस भी होती है। अगर ऐसा हो तो उस रिएक्टेंस को XD और XQ दोनों में ऐड कर देना। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। सेलिएंट पोल के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब हमारे पास छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं विच आर जेनेरिक, विच आर कॉमन टू सेलिएंट पोल एंड सिलेंड्रिकल रोटर, उनको हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।